एक बार देखिए, मैं बच्चा लोग फिर से एक बार बात कर दूं। देखिए बच्चा लोग, आज जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, मैं स्टार्टिंग से फिर से बात कर रहा हूं बच्चों। आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स का मतलब बेसिकली एक तरह से यहां पर होता है पार्ट्स, वेक्टर के पार्ट्स ऐसे बोल सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब यहां पर है किसी वेक्टर को पार्ट्स में ब्रेक करना। रिजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को पार्ट्स में ब्रेक करना। वैसे हम लोग यहां पर वेक्टर को पार्ट्स में ब्रेक करने जाएंगे, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर ये वेक्टर के पार्ट्स होते क्या चीज है। मैंने अब देखिए, मैंने आप सबको ऐसे मोटी मोटा हिसाब में समझाया बच्चा लोग कि जब हम किसी मार्कर को या वेक्टर को, जैसे ये मार्कर वाला वेक्टर है, ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। इस मार्कर के, पुराने वाले मार्कर के दो पार्ट्स हो जाएंगे। फिर उन दोनों को जोड़ दें, फिर वापस मार्कर बन जाएगा, वापस मार्कर बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन्हें तोड़ के दो पार्ट्स बनाते हैं तो इन दोनों पार्ट्स को इस मार्कर का कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़े वापस मार्कर बन गया तब तो सही है कि हाँ कंपोनेंट्स थे। अगर नहीं बना तो बोले नहीं, वो दोनों कंपोनेंट्स नहीं है। मतलब मैंने तोड़ा, इसको तोड़ा, फिर किसी दूसरे मार्कर का टूटा हुआ पार्ट लेके आ गए और जोड़े, फिर बोले देखिए मार्कर बन गया। बोला नहीं सर, मार्कर में कुछ दिक्कत है इसमें। इसका मतलब है कि वो दोनों उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स नहीं है। तो कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कोशिश किया समझाने का कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है, इसको हम पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो हमने कहा तीन पार्ट्स बना दिया, बी सी डी, और बी सी डी को जब हमने सम किया तो इस वेक्टर ए के बराबर आ गया ये वेक्टर। तो ये वेक्टर जो है, ध्यान रहे, बी सी डी जब हमने ऐड किया तो वेक्टर ए आ गया। वो एक तरह से समझिए कि वेक्टर ए आ गया। जब ये वापस वेक्टर ए आ गया, ध्यान दीजिए, बी सी डी ऐड किया, वेक्टर ए आ गया बच्चों। इसका मतलब बी सी डी आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के अगर ए बनता है, इसका मतलब ए के ये तीन क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ए वेक्टर के ये तीन क्या है? कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इस तरह से अगर हम सोचे बच्चों तो किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? आंसर आता है इसका कि सर इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो अब वेक्टर क्या ध्यान रहे, अगर हम लोग यहां पर एक बात करें तो अब वेक्टर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ना। देखिए, अ वेक्टर can have infinite number of component, infinite number of component। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? आंसर आएगा इनफाइनाइट। कम से कम कितने हो सकते हैं? वो खुद अकेला, या तोड़ देंगे तो दो, कम से कम दो, अधिक से अधिक इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। एक वेक्टर के कम से कम दो और अधिक से अधिक इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। आई थिंक सो सब बच्चा को मेरा बात समझ में आ गया होगा। जो काम करते हैं, जहां यहां तक हमने जो समझाया है वो आप अभी नोट करिए। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। करना के पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में देखा कि एक पार्टिकल है जो सर्कल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्कल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एंड सेकंड निकालना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि सर ये दोनों तो एक ही है। कब बच्चा कंफ्यूज होता है और उसको लगता है कि ये दोनों तो एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सॉल्व करते समय इस बात पे हम वैसे भी ध्यान देंगे, सॉल्व करते समय कि आखिर दोनों अलग अलग हैं तो कितना डिफरेंसेस हैं दोनों में, है ना। सॉल्व करते समय हम ये बात जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। पहले पार्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखिए मैं सीधा पढ़ रहा हूं,
चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इसी को तो बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों बोलो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द चेंज। और वेक्टर में लिखा है इसलिए इसका नाम है चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है फाइनल वेक्टर। फाइनल वेक्टर वैसे हम इसको मान लेते हैं, चलो वीबी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं आपका वीए वेक्टर। सो फाइनल इज द वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वीबी वेक्टर माइनस वीए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब बच्चा क्या बोलता है, सर यहाँ 8 और 8 माइनस 8। अरे मैंने बेवकूफ को बताया है कि 8 माइनस 8 जरूरी नहीं कि 0 आएगा वेक्टर की दुनिया में। तो वेक्टर की दुनिया चल रही है, ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लिखा है यहां पर। सो मॉड है तो फार्मूला लिख लो बच्चों। क्या फार्मूला आएगा बच्चा लोग, रूट ओवर वीबी स्क्वायर प्लस वीए स्क्वायर माइनस 2VB VA कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। जब A माइनस B होता तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला है। लगा दिया फार्मूला बच्चों हमने। इसके बाद क्या करना है, पहले एंगल देखो कि एंगल कितना होगा। एंगल तो नहीं पता चले बच्चा लोग, एंगल कैसे पता करेंगे बच्चों। सो ध्यान रहे, देखिए दो वेक्टर हमारे पास है, ये है आपका VA वेक्टर और इस डायरेक्शन में है VB वेक्टर। और आपको बता दें कि अगर आप इस पिक्चर को बढ़ाएंगे थोड़ा भी इसको बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला वेक्टर के बीच में ये एंगल, और जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ आएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, आएगा 90। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर 90 है। जब थीटा 90 है, सो बताइए हम लोग ये बात लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर, अच्छा कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0। सो वीबी का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, 8 का स्क्वायर, वीए कितना है 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, 8√2। कितना आ जाएगा बच्चों, 8√2। आंसर आएगा 8√2। क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितना एंगल बना रहा है बच्चा, 90 लिखा है क्वेश्चन में। देखो ये वाली लाइन 90, ये क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा बताइए, जब भी वेलोसिटी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं रेडियस के परपेंडिकुलर, जैसे टेंजेंट होता है, ये वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन पे टेंजेंशियल होता है। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल 90 होगा, और ये वाला भी टेंजेंशियल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। अच्छा बताओ बच्चा लोग, ये वाला 90, ये वाला 90 वाला, ये अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं और इसे आगे बढ़ाएं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का समेशन, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का समेशन कितना होता है, 360। ये 90, ये 90, ये 90, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। और ये 90 होगा तो एक लाइन पर टोटल एंगल 180 होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। सो एंगल वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ। सो यहां से हमें जब 90 डिग्री पता चला, पुट कर लिया और हमने यहां से सॉल्व कर लिया, और ये आंसर आया 8√2। ये आंसर आया है 8√2 मीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट लिखना है तो मीटर पर सेकेंड। ये तो पहले वाले का आंसर आ गया बच्चों। अच्छा दूसरे वाले पार्ट का आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं, दूसरे वाले पार्ट, पहला पार्ट हमने कर लिया, तो दूसरा पार्ट के लिए मैंने यहाँ सोल्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा पार्ट के लिए यहाँ सोल्यूशन करता हूँ। हाँ एकदम बच्चा लोग, सेकेंड का आंसर 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, है ना। लेकिन देखिए मुझे कर लेने दीजिए। अब लिखा हमने चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फिर इसका चेंज मतलब यहां लगा दो चेंज, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, फाइनल मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड। चेंज का मतलब यही होता है। फाइनल मैग्नीट्यूड मतलब VB का मैग्नीट्यूड माइनस VA का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड तो 8 है, 8 माइनस 8, आंसर कितना आएगा बच्चा लोग, 0। सो बताइए इस तरह का प्रॉब्लम कर पाएंगे बच्चों,
ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जब हमने पढ़ाया था तो लास्ट में एक हमने ऐसे न्यूमेरिकल कराया था, बच्चा लोग को नहीं समझ में आया तो मैंने इसे दोबारा डिस्कस किया। इस तरह का प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा सबको प्रियांशु? हाँ चलो बहुत बढ़िया बच्चा लोग, अगर आप सबको ये बात समझ में आ रहा है तो और आगे बढ़ता हूं मैं। अब एकदम क्लियर हो गया ना? इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। सो देखिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। देखिए बच्चा लोग यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर देखिए वेक्टर को हमने करना है, वेक्टर को रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब ब्रेक करना। वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे यहां पर रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब क्या करेंगे बच्चा लोग, ब्रेक करेंगे। तो देखिए तो वेक्टर को कैसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बेसिकली हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला कैटेगरी है, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बच्चा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, वेक्टर के दो कंपोनेंट, वेक्टर के दो कंपोनेंट, हाँ हाँ चल रहा है ना, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने देखिए यहां पे लिखा, एक इसका मतलब होता है टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर which are perpendicular to each other, perpendicular to each other, known as rectangular component, known as rectangular component, rectangular component। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है बच्चा लोग, देखिए किसी वेक्टर के सिर्फ दो कंपोनेंट और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसा है तो उन कंपोनेंट्स का नाम लिखा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मैं एक वेक्टर लूंगा, उसके दो कंपोनेंट्स तोड़ूंगा मैं और वो दोनों आपको दिखाएंगे कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखिए जो हम लोग कर रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। देखिए मैंने एक वेक्टर लिया, ये रहा हमारा एक वेक्टर ए, अब हम इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे ना, हम इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे बच्चों। और कंपोनेंट्स क्या होगा, इसको दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। अगर एक कंपोनेंट इधर तोड़ दिया इधर, सो जरूरी है कि दूसरा इस लाइन पे आना चाहिए। एक कंपोनेंट अगर इधर होगा तो जरूरी है दूसरा इस लाइन पे आना चाहिए। एक वेक्टर है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, मैंने कहा एक कंपोनेंट अगर इधर होगा तो कंपलसरी है कि दूसरा इधर होना चाहिए। तो बच्चा बोला सर क्यों ऐसे कंपलसरी है, क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन में लिखा बच्चों कि हमारे दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक लाइन तो हम बनाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर बना देंगे, क्योंकि हमें मालूम है दूसरा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तभी जाके हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दे पाएंगे। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको समझाया कि अगर एक कंपोनेंट इधर है दूसरा कंपोनेंट इधर होगा परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अच्छा अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो ऐसे भी बोल सकते हैं सर ये x होगा तो ये y हो सकता है, बोला हाँ एकदम हो जाएगा। बोला ये सर ये y होगा तो ये z हो जाएगा, बोला हाँ एकदम हो सकता है। बोला ये x होगा ये z होगा, बोला हाँ वो भी चल सकता है। मतलब दो ऐसे लाइन जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सो एक वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स तोड़ना है। तो हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट्स, सुनिए ध्यान से सुनिए कैसे तोड़ते हैं कंपोनेंट्स, किसी कैसे बनाते हैं, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए देखिए हमें लेना होता है प्रोजेक्शन। सुनिए कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देखिए बच्चा लोग ए वेक्टर है, हम इस लाइन पे इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे,
एक काम करिए, ऊपर से टॉर्च जलाइए, ऊपर से टॉर्च जलाइए, टॉर्च टॉर्च अगर ऊपर से जलाएंगे तो इसका शैडो कितना लेंथ का मिलेगा, बोलिए इतना दूर तक मिलेगा शैडो या नहीं, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। अगर ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो इतना दूर तक शैडो आएगा। देखिए यहां से लेके यहां तक शैडो आएगा बच्चों, यहां तक। ऊपर से टॉर्च जलाएंगे तो इस वेक्टर ए का यहां तक शैडो आएगा। सो यहां से लेके यहां तक, लेट दिस पॉइंट इज ओ, यहां से लेके यहां तक एक कंपोनेंट होगा, एक। अच्छा, अगर हमें इस लाइन पर चाहिए, हमें इस लाइन पे चाहिए, इस लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें इस लाइन पे चाहिए प्रोजेक्शन, अगर हम इस लाइन का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, इस लाइन पे चाहिए, तो यहां से टॉर्च जलाइए। जब इधर से टॉर्च जलाएंगे इधर से, तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगा, और जो प्रोजेक्शन आएगा बच्चा लोग वो आएगा, देखिए इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम लोग इस पर निकालें, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इस वाई एक्सिस पर निकाला जाए, सो यहां पर आएगा एक कंपोनेंट, देखिए ना, ये वेक्टर ए है, ओ से लेट मान लो, चल ओ से पी वेक्टर है, ओ से क्यू एक हो गया, और ओ से आर एक हो गया। इसमें अगर हम आपसे पूछें ओ क्यू क्या है, तो आपको बोलना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको बोल सकते हैं हम लोग, देखिए इसको बोलेंगे बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट्स ए वेक्टर का। अच्छा बोलिए, अगर हम लोग वाई एक्सिस पर अगर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं वाई एक्सिस पर, सो बताइए वाई, तो यहाँ जो ओ आर है, ओ आर वो क्या है, बोलिए ओ आर है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए किसके अलोंग, बोलिए अलोंग वाई एक्सिस। देखिए अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप किसी वेक्टर का दो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ऊपर से टॉर्च अगर आप जलाते हैं तो इसकी शैडो बनेगी, वो भी एक लाइन होगी, नीचे एक शैडो बनेगा, जो शैडो का लेंथ आएगा ना, लेंथ, उसी को बोलेंगे इस डायरेक्शन का कंपोनेंट। जब इधर का कंपोनेंट चाहिए तो इधर ऐसे पर्दा ऐसे रख ली, ऐसे रखिए पर्दा, और लाइट इधर से मारी है, तो इसके ऊपर भी एक कोई आएगा शैडो लाइन, उस लेंथ को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बोलेंगे। तो कंपोनेंट निकालने का ये तरीका है। तो बच्चा बोला सर ये बात कैसे वेरीफाई करेंगे, वो कंपोनेंट है, हमने कहा एग्जैक्टली उसे वेरीफाई करने के लिए हमने बताया तो क्या करना चाहिए, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वापस हमें वेक्टर ए मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो समझ लो वो दोनों उसके क्या है, कंपोनेंट है। अगर नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं कंपोनेंट नहीं है फिर। सो अगर हम लोग इसको और इसको, इस वाले और इस वाले को वापस ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए कंपोनेंट्स, सॉरी हमें वेक्टर ए मिलना चाहिए। बोला हाँ एकदम मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आएगा आंसर। सो सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहाँ पे कोशिश करिए। देखिए बच्चा लोग, हमने लिखा यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में कितना लेंथ है, ओ क्यू, ओ क्यू लेंथ है, डायरेक्शन है आई कैप, डायरेक्शन है आई कैप। अच्छा, प्लस इधर कितना है बटा ओ आर, और डायरेक्शन क्या है जे कैप। ठीक है बच्चों, मॉड ले लीजिए, इसका मॉड लीजिए, क्या आएगा बोलिए इसका मॉड, वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट ओवर ओ की का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर लिखेंगे, और मॉड ए का मतलब क्या होगा, ओपी। सो ओपी इज इक्वल टू, ओपी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहां देखिए इस लेंथ, ये वाली लाइन का लेंथ इज इक्वल टू होगा रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलिए। और ये जो पी क्यू है वही तो ओ आर है यहाँ पर। तो बताइए क्या आप लोग यहाँ पर इस बात से सहमत है कि हाँ सर आपने सही कहा कि जो ओ ए वेक्टर है वो इस और इस इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन वेक्टर सम के बराबर है, डायरेक्ट सम के नहीं, वेक्टर सम के बराबर, जैसा हमें याद दिख रहा हमें यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? चलिए क्लियर है तो नोट कर, सबने नोट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। यहाँ पे देखिए आप सबने यहाँ तक नोट कर लिया, मैं इसे थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। देखिए वो क्या है इलेबोरेशन इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं उसको मैं। और एक बात मैंने बताया कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा वेक्टर अगर कंपोनेंट्स का बात करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बात करते हैं। तो चलिए मैं फिर से वही पिक्चर बनाता हूं
जिसको थोड़ा और आगे हमें इलेबोरेट करना है। मैंने कहा कि लेट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। इसके कंपोनेंट्स तोड़ने हैं एक्स के डायरेक्शन में भी और वाई के डायरेक्शन में भी। सो ध्यान रहे, इस एंगल को हमने मान लिया कि लेट ये एंगल थीटा, मान लिया कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, सो कंपोनेंट्स को हम देखें कैसे लिखेंगे। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर से ऐसे सीधा डायरेक्ट, जैसा कि हम प्रोजेक्शन या शैडो की बात कर रहे थे वही बात है यहाँ पर। लेट दिस ओ, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड में, और ये वाला आपका एक्स वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट होगा, दैट इज आर, ओ आर। एक तो है ओ क्यू, दूसरा है ओ आर। ये दो कंपोनेंट्स है, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, इसलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, इसलिए इनका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखिए बच्चा लोग, यहां पे करना क्या है हमें, यहां पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में और ए के टर्म्स में। हम ओ क्यू की वैल्यू बच्चों किसके टर्म्स में निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए के टर्म्स में, ए के टर्म्स में। अच्छा, आप सबको ये बात पता होना चाहिए, सर ओपी की जो वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ ए होगा, या उसे ए लिख सकते हैं। ओपी की वैल्यू मॉड, अरे भाई ओपी जो लाइन है इसका लेंथ ही ओपी इसका मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, तो हमने यहां लिखा ओपी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए या दिस इज इक्वल टू ए। अच्छा, हम इस ट्रायंगल में ओ क्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, तो हमने लिखा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ क्यू पी है ना, तो हमने लिखा यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी ट्रायंगल में बच्चों कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ओ क्यू अपॉन ओपी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है ओ क्यू जो आपको पता करना है, हाइपोटेनस ओपी की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं। सो दिस ओ क्यू इज इक्वल टू आएगा ए कॉस थीटा, क्या आएगा बच्चा लोग, ए कॉस थीटा। ओ क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ए कॉस थीटा। अच्छा चलिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते, अच्छा एक और काम करते हैं, जो लेंथ पी क्यू का है वही लेंथ ओ आर का होगा कि नहीं होगा। ओ आर या पी क्यू दोनों एक ही बात है ना, चाहे पी क्यू की बात करें चाहे ओ आर की बात करें, बात तो एक ही है। सब बात अगर एक ही है बच्चों, सो ध्यान है, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, देखिए लिखा इसी ट्रायंगल में एंड साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू की जगह ओ आर अपॉन ओपी, ओपी की जगह ए, दैट मीन्स दिस ओ आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए, इससे पता चल गया ओ आर और पी क्यू, तो मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। जो इधर वाला कंपोनेंट्स है, इधर वाला वो आएगा ए कॉस थीटा, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो आएगा ए साइन थीटा। इधर वाला ए कॉस थीटा, इधर वाला ए साइन थीटा आएगा। देखिए ध्यान रहे बच्चा लोग, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में हमने फार्मूला लगाया है साइन थीटा और कॉस थीटा का। सो ट्रायंगल में जब फार्मूला लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहां पर है ओ क्यू, देखिए ओ क्यू, हाइपोटेनस है ओपी। फिर ओ क्यू की जो वैल्यू होगी, इधर ले आइए, इधर हमने ध्यान रहे कॉस और साइन में कैलकुलेट किया, तब आसानी से ओ क्यू और ओपी मिला है। आप सेक कोसेक जो मन करे वो करिए, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल हम लोग साइन और कॉस में लिखते हैं, इस वजह से मैंने साइन और कॉस में यहां पर लिखा है। कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो साइन के टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में, सेक के टर्म्स में, कोसेक के टर्म्स में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ध्यान रहे, यहां तक अगर हमें बात समझ में आया तो हमें ये बात पता चला कि जब कोई वेक्टर है तो उसका यहाँ पर x कंपोनेंट a cos थीटा दिखाई दे रहा है और y कंपोनेंट a sin थीटा दिखाई दे रहा है। सो दैट इस पिक्चर में फ्रॉम फिगर, अगर हम लोग इस फिगर की बात करें बच्चों, सो x कंपोनेंट जो होगा, x कंपोनेंट इज इक्वल टू है a cos थीटा, और y कंपोनेंट जो है वो कितना है
ए साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट है ए साइन थीटा। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि ये कोई फार्मूला नहीं है, जैसे आप ऐसा नहीं याद कर लो एक्स कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट वाई ए साइन थीटा, ऐसा याद नहीं। वो सब तो इस सिचुएशन पर डिपेंड करता था। हाँ, एक चीज याद करने वाला जो मैं आपको बता रहा हूं वो भेजे में डालिएगा। सुनिए, वो क्या है, याद करना है, समझ आए चाहे ना आए, भाड़ में जाए ना, याद करना है, भेजे में डालना है, क्योंकि वही काम आएगा पूरे फिजिक्स में, वही आपके साथ चलेगा। सुनिए, अगर कोई वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट तोड़ने हैं तो जिधर एंगल लिखा होता है, जिधर एंगल उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा आएगा, और जिधर एंगल नहीं लिखा होता उधर वाला कंपोनेंट हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। भेजे में फिट कर लो। मैंने फिर बोला, जिधर एंगल लिखा है उधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं लिखा उधर कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा। जिधर एंगल है उधर कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं उधर साइन थीटा। ये भेजे में डाल लो, यही काम आएगा हमें, बाकी हमें ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। बस ये काम आएगा कि जिधर एंगल है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। क्यों होता है उसके लिए मैंने इतना सारा रामायण किया है, दिखाया कि देखो हाँ यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ साइन थीटा आ रहा है। सो अगर ये कंपोनेंट्स आ गए तो हम लोग ध्यान रहे, ये कंपोनेंट आने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, सो जो वेक्टर ए लिखा जाएगा, वेक्टर ए वो लिखा जाएगा ए कॉस थीटा। कंपोनेंट हो गया आप ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन तो आई कैप, और ए साइन थीटा डायरेक्शन जेड एक्सिस है तो जे कैप। ये फॉर्मूला लिख लिया बच्चों हमने। यहां लिखा हमने वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। कोई बच्चा बोला सर क्या इसकी वैल्यू बराबर है, बोला हाँ बराबर है, आप करके देख लीजिए, मॉड ले लीजिए, देखिए दोनों तरफ ए और ए आ जाएगा, करके देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप करके देखिए, दोनों तरफ मॉड लीजिए, देखिए दोनों तरफ ए इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब बराबर है। इसका ये दोनों को ऐड करने से ए मिलेगा, मतलब ये दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। ये एक्स डायरेक्शन में इसलिए एक्स कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन में इसलिए वाई कंपोनेंट। मैं फिर बोला एक्स में भी साइन थीटा आ सकता है, वाई में भी कॉस थीटा आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने एंगल किधर दिया है आपको। तो आई थिंक सो ये आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स तोड़े हैं हमने दो, वेक्टर ए के तोड़े हैं इसलिए ए लिखा। अगर बी तोड़ते तो बी लिखते, सी तोड़ते तो सी लिखते, डी लिखते तो डी लिखते। यहां पर यहाँ 5 होता तो 5 कॉस थीटा लिखते हैं, यहाँ 10 होता है 10 कॉस थीटा लिखते हैं। तो कंपोनेंट्स तोड़ने का ये तरीका होता है जैसा हमने यहाँ पर आपको सिखाया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोट करिए इसको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम लोगों को समझ में आ गया है बच्चों, यहां तक नोट करिए, फिर मैं इस पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, एकदम क्लियर है ना सबको। तो नोट करिए, फिर मैं इस पे कुछ एग्जांपल कराता हूं आपको ना। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूं फिर, जिसमें आपको कंपोनेंट्स तोड़ के बताना है कि सर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इतना आएगा। किस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको कंपोनेंट तोड़ के बताना पड़ेगा कि सर ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन का ये आएगा, इस डायरेक्शन का ये आएगा, है ना। जो फिजिक्स में मेनली यूज होता है हम उसी की बात करेंगे ना, जो फिजिक्स में मेनली यूज होता है हम उसी की बात करेंगे, फिजिक्स की ही बात करेंगे बच्चों। फिजिक्स में हम लोग ये कंपोनेंट्स का कहाँ यूज है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, उसके यूज को दिखाएंगे। ये कंपोनेंट्स हम लोग फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो देखिए बच्चा लोग, आई थिंक सो आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे ध्यान रहे कि इस तरह के एग्जांपल आपको लॉज ऑफ मोशन में मिलेंगे कि एक ब्लॉक है जिसका मास लेट m है और एक सरफेस पे रखा हुआ है ये, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और कितना एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है। आपको कंपोनेंट बताना है इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का। वैसे इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं ना। तो फाइंड करना है, फाइंड करिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन। फाइंड horizontal component and a vertical component. In this case find horizontal and vertical component ना। So horizontal component बताइए बच्चों and the vertical components।
किसका, फोर्स का। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है आपको। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स बताने हैं बच्चों। देखिए इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताना है। देखिए मैं बताता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए अपना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो यहां पर देखिए 20 न्यूटन है, इधर एंगल है, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट होता है क्या, उधर होता है कॉस। इसका मतलब यहां लिखना है 20 cos 60 वेक्टर और cos 60, और इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे बच्चों, 20 sin 60। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 20 cos 60। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 20 cos 60 1/2 दैट इज 10 न्यूटन। इसका कंपोनेंट आएगा 10 न्यूटन, हाँ बिल्कुल। और दूसरा आएगा यहां से 20 sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 दैट इज 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन। ये दो कंपोनेंट्स आया। इसका मतलब सुनिए, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सुनिए बच्चों। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने कहा इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो 20 न्यूटन का है। अगर हम इस इफेक्ट को दो अगर अलग अलग डायरेक्शन में बांट दें, इस इफेक्ट को दो डायरेक्शन बांट दें, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर इफेक्ट देखें फोर्स का, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट 20 नहीं बल्कि कितना रहेगा, 10 रहेगा। अगर आप एक फोर्स ऐसे लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में इफेक्ट 20 न्यूटन का है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो इफेक्ट होगा, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो 10 होगा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो होगा 10√3, मतलब 17 समथिंग 17 पॉइंट समथिंग न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर कोई फोर्स या कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में है तो हम उसके इफेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, और उसी इफेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक करना वेक्टर की दुनिया में कंपोनेंट कहते हैं या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखें बच्चा लोग, देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होने चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, जानते हैं प्रोजेक्टाइल बोलता है एक ऑब्जेक्ट है, उसे यहां से प्रोजेक्ट कर दिया यू स्पीड से एंगल थीटा पे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो बोलता है कि अगर ऐसे यू स्पीड से फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा और वर्टिकल स्पीड क्या होगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा और वर्टिकल स्पीड होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स पूछा उसने। मतलब आपने फेंका ऐसे है लेकिन इधर किस स्पीड से जाएगा और इधर किस स्पीड से जाएगा, इसके लिए इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने होंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो क्या होगा कंपोनेंट्स, बताइए क्या होगा कंपोनेंट्स बच्चों यहां पर। सो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, क्योंकि एंगल है इधर, और इधर क्या आ जाएगा u sin थीटा। देखिए मैं आपको बता इसका क्या मतलब है, सुनिए बच्चा लोग, इसका मतलब क्या है, सुनिए इसका क्या मतलब है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इधर स्पीड u से फेंका, लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इधर का मोशन ऑब्जर्व करें, इधर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में उसका जो एक्चुअल स्पीड होगा वो u cos थीटा होगा, u नहीं होगा। और वर्टिकल में जो इसका एक्चुअल स्पीड होगा वो u sin थीटा होगा, u नहीं होगा। तो इसी को u sin थीटा u cos थीटा को कंपोनेंट्स कहा जाता है। मतलब पार्टिकल ऐसे मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग आगे चल के ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला भी पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर ले बच्चों, तीसरा एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है। इस बार बताइए हमको, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया v स्पीड से, v वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा है। बताइए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा बच्चा लोग। ये देखिए इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट, इधर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएगा v cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v
साइन थीटा। मैंने बच्चा बोला था जिधर एंगल होगा उधर वाला कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं होगा उधर वाला साइन थीटा। तो इसका मतलब है आप लोग ये कहीं से भी भेजे में फिट नहीं करेंगे कि इधर का फार्मूला नहीं बनाएंगे, इधर कॉस होता है इधर साइन होता है, ऐसा फार्मूला नहीं बनाना बच्चा लोग। हाँ, वो सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं, सिचुएशन जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। अपने मन से ऐसा नहीं कि मतलब इधर वाला हमने याद किया कि हॉरिजॉन्टल वाला कॉस होता है, वर्टिकल वाला साइन होता है और याद किया तो फटाफट वही रखेंगे, ऐसा मत करिएगा गलती से भी। हमें सिचुएशन को देख के ही कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। चलिए और एक दो और कंपोनेंट्स देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं हटा रहा हूँ इसको, देखिए हटा दूं। चलिए अच्छा, आप इसे नोट करते रहिए। मैं यहाँ पर एक तब से क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, कुछ लोग आप इसे नोट करते रहे, जो लोग नोट कर चुके होंगे वो सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल डाला कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ एंगल अल्फा है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट इस डायरेक्शन में वेट काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो होता है ऐसे देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, इधर वेट काम कर रहा है, इसका वेट ऐसे सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस वेट को हम लोग लिखते हैं mg, अगर मास m है तो। इस mg के कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस mg के कंपोनेंट तोड़िए, इधर वाला इधर वाला। mg का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, क्या होगा ये बताना है। इस mg फोर्स के कंपोनेंट होंगे, ध्यान है इस मास के ऊपर अगर मास यहां रख दिया जाए तो डाउनवर्ड में एक फोर्स काम करेगा mg, और इस mg के कंपोनेंट तोड़ने हैं बेटा, एक इधर कंपोनेंट तोड़ना और एक इधर। क्या कंपोनेंट्स होंगे ये बताना है आपको यहाँ पर, है ना, ये बताना है। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और इसे बताइए। लोग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान रहे, सबसे पहले तो ये हमारा वेक्टर है, कंपोनेंट्स को क्या नाम देते हैं। जैसे अभी बच्चा एक बोल रहा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बेटा यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है। देखिए वर्टिकल तो ये होता है, ये जो mg जिस डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो इन डायरेक्शन को वर्टिकल का नाम नहीं दे सकते इनको, इसका नाम सुनिए क्या होता है। ये होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं, इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं अलोंग। अगर आपको बोलना नाम देना है तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, है ना। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। मैंने कहा इनके नाम है, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, अगर आप ऐसा नाम देना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब सुनिए बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा। अल्फा एंगल है यहाँ पर, तो पहले आप एंगल यहां देखिए, इस वेक्टर से चाहे इधर का चाहे इधर का, किधर का एंगल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो सुनिए, अगर ये देखिए ये लाइन वर्टिकल है और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये अल्फा एंगल है बेटा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। फिर से सुनो, अगर ये अल्फा है ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल ये होगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है बच्चों, ये 90 माइनस अल्फा है, सो ये वाला एंगल आएगा अल्फा, ये एंगल आएगा अल्फा। अगर आप सबको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और सोचिए इस पे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, सॉरी ये अल्फा ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ और यहाँ के बीच में एंगल 90 डिग्री है टोटल, सो ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा। अब एंगल आने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कंपोनेंट्स को किधर क्या लिखना है। अब इधर अल्फा आ गया तो ये वाला कंपोनेंट इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला ये वाला कंपोनेंट जिसे कहते हैं क्या बोलेंगे, mg cos अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे बच्चों, mg sin अल्फा। ये तो अभी सिखाया मैंने आप सबको। अगर एंगल मिल गया ना तो जिधर एंगल है उधर वाला क्या है, वो है cos, और जिधर एंगल नहीं है वो क्या है, sin। हाँ चलिए एक और एग्जांपल लेके हम एक और बार वन मोर टाइम्स भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जितना बार बोले उतना बार डिस्कस करेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक मास है m जिसका वेट देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा बच्चों, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। सो ये 30 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा बोलो, ये वाला
ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90। सो ये वाला कितना एंगल होगा बच्चों, 60 होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमें कंपोनेंट चाहिए इधर और इधर, ये दो कंपोनेंट चाहिए। ये 30 है, ये 90, तो ये 60, ये 60, तो ये इधर वाला कितना होगा, अरे टोटल यहां से लेके यहां तक, इस लाइन से इस लाइन तक 90 डिग्री है, इधर इधर 60 आ रहा है, तो इधर वाला कितना होगा 30। मैं आपको ये यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि अगर ये जो एंगल होगा यहां पर भी वही एंगल होगा, ये जो एंगल होगा यहां पर भी क्या होगा, वही एंगल होगा, जो ये एंगल होगा यहां पर भी वही एंगल होगा। और mg इधर है तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30, इधर cos इधर sin। 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको दिया जाएगा और इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट पूछा जाएगा। सो जिधर एंगल होता उधर cos, इधर एंगल नहीं होता उधर sin, ऐसा कंपोनेंट्स हम लोग ब्रेक कर लेंगे। सो कंपोनेंट आई थिंक सो 2 कंपोनेंट ब्रेक करना हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात रही कि बच्चा अल्फा एंगल निकालने का, जैसे हमने बोला यहाँ अल्फा वहाँ अल्फा है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है आपको, इसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ज्यादा सोल्यूशन मैं नहीं कर सकता, मैं बस आपको समझा सकता हूँ ये अल्फा, ये 90 है, 90 अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूंगा। हालांकि आप इसको मैथमेटिक्स में ज्यादा स्ट्रांग तरीके से सीखिएगा, ठीक है बच्चा लोग। अगर आप लोग बायो के बच्चे होंगे तो एक काम करिएगा, आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में इस बात का थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि हम कैसे, हाउ टू फाइंड द एंगल्स, एंगल ट्रायंगल में एंगल कैसे निकालते हैं, है ना, लाइन पे टोटल एंगल का सम, ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम, रेक्टेंगल में टोटल एंगल का सम, ये सब चीजें आप लोग बेसिक बातें हैं वो आप जरूर रखिए अपने माइंड में। हमारा काम देखिए, हमारा काम यही है कि अगर आपको एंगल पता चल जाएगा तो एंगल की तरफ कॉस और उसके परपेंडिकुलर लाइन में साइन लगा देंगे हम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे ही करते हैं हम हमेशा। तो आई थिंक सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप सब बच्चा लोग को समझ में आ गया है। और अब हम लोग अगला हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या नाम है उसका, क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए बच्चा लोग, हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ना। सो इसके बाद हम लोग क्यूबिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्यूबिकल कंपोनेंट, क्यूबिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्यूबिकल कंपोनेंट्स क्या होता है बच्चों, देखिए क्यूबिकल कंपोनेंट्स क्या होता है। देयर एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाएंगे। मैं बोला एक वेक्टर के हम चाहे जितने कंपोनेंट बना सकते हैं। अभी 2 कंपोनेंट्स वाला तरीका हमने सीखा है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाएंगे, 3 कंपोनेंट्स। सो एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाने जा रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाएंगे बच्चों, एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो हमने यहां लिखा, देखिए एक वेक्टर बनाया जिसके 3 कंपोनेंट्स बनाने हमें, और वो तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने यहां लिखा इसके बारे में 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, 3 component of vector, 3 component of a vector which are perpendicular to each other, 3 components of vector which are mutually perpendicular, mutually perpendicular to each other, known as cubical components of vector, cubical component of vector, cubical components of vector ना। तो cubical components क्या होते हैं, एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाए। ऐसे कंपोनेंट अगर आपको कहीं मिले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं क्यूबिकल कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसे बोलते हैं क्यूबिकल कंपोनेंट्स। तो क्यूबिकल कंपोनेंट्स क्या है, आई थिंक सो बच्चा लोग को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज क्यूबिकल कंपोनेंट्स। तो देखिए क्यूबिकल कंपोनेंट्स अगर आप सबको समझ में आया है, क्यूबिकल कंपोनेंट्स जैसे मैंने समझा कि ये होता है, अब हम उसे निकाल के देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्यूबिकल कंपोनेंट्स।
सो क्यूबिकल कंपोनेंट्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। हमने यहां पर एक क्यूब बना, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं पिक्चर ना, देखिए सो ये देखिए एक क्यूब बनाया है बच्चों, यहां पर ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्सिस हमने बना लिया। अच्छा बताइए इनके बीच में कितना एंगल होगा, आंसर आएगा 90। इसके बीच में कितना एंगल होगा, आंसर आएगा 90। इसके बीच में कितना एंगल होगा, आंसर आएगा 90, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री होते हैं ना। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, सारे एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर है बेटा, यहाँ पर एक वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, ये वेक्टर हमारा, लेट दिस वेक्टर इज ए, ये वेक्टर ए है। अब इसके तीन कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, एक एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ। अगर एक्स वाई और जेड की तरफ अगर कंपोनेंट तोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि वो तीनों कंपोनेंट्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे और दे आर कॉल्ड क्यूबिकल कंपोनेंट्स। उन्हें हम क्यूबिकल कंपोनेंट्स का नाम दे देंगे। सो इसके कंपोनेंट्स तोड़ते हैं बच्चा लोग, तो क्या कंपोनेंट्स होगा, जैसे मान लो एक्स एक्सिस से, जैसे देखिए ये तो 90 डिग्री हमने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर मान लीजिए एक्स एक्सिस से हमारा वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है बच्चों। सो देखिए इस पिक्चर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग हो जाएगा खराब, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं तो हो जाएगा दिमाग खराब। तो दिमाग खराब मत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो भेजे में फिट कर लो। अच्छा बताइए, ये हमारा वेक्टर है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हाथ एक्स एक्सिस है और मार्कर वेक्टर है और ये एंगल अल्फा है। ये जो एंगल दिख रहा है वो कौन है, अल्फा है। तो बताइए इस मार्कर का हाथ की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर कॉस अल्फा। क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा ना। तो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही सोचना है हमें, क्योंकि इस पिक्चर में ये 3D पिक्चर है, आसान नहीं है सोचना हमारे इसके लिए। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाले, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट अगर हम लिखें एक्स कंपोनेंट, तो अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा बोलिए, ए कॉस अल्फा। अच्छा वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, अच्छा इसमें साइन का बात ही नहीं करना है, क्योंकि वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, तो क्या लिखेंगे बोलिए, ए कॉस बीटा। अच्छा जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बोलिए, जेड एक्सिस से गामा, सो क्या लिखेंगे, ए कॉस गामा, ए कॉस गामा। तो ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, दीज 3 आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि इन तीनों, ये तीनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे है। और निकालने के लिए कॉस अल्फा का सहारा लिया कि जिधर एंगल अल्फा उधर का कंपोनेंट कॉस, जिधर एंगल है उधर कंपोनेंट कॉस, तो तीनों तरफ एंगल था, तीनों कॉस। अच्छा अगर ये कंपोनेंट्स हैं तो इस बात का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि सर अगर ये कंपोनेंट्स हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो these 3 are not the components, फिर ये कंपोनेंट्स भी नहीं होंगे। तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू वेक्टर ए होना कंपलसरी है बच्चा लोग, कंपलसरी नहीं होगा तो ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे। आ रहा समझ में मेरा बात ना, बोलो बच्चा लोग, आया समझ में, ये लाइन समझ में आया सबको। अच्छा अब इन तीनों को ही हम लोग इन्हीं को नाम देते हैं, इन्हीं का नाम है क्यूबिकल कंपोनेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ
वेक्टर ए, दीज आर कॉल्ड द क्यूबिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, इन्हीं को क्यूबिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा आर कॉल्ड द क्यूबिकल कंपोनेंट्स। और इन तीनों को सम करें तो ए आना चाहिए। इसको अभी मैंने प्रूव नहीं किया, करके दिखाता हूं कि आखिर ए आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है, फिर ये तीनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे उसके। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट तोड़ना है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस स्पेस में आपस में परपेंडिकुलर होने वाले वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। इसका नाम हम इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। अगर ऐसा कर देते हैं तो वो तीनों कंपोनेंट्स क्यूबिकल कंपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई थिंक सो मेरा बात सब बच्चा को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ना थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। याद है? आई थिंक सो सबको क्लियर है। अच्छा एक काम करिए, यहां तक नोट कर। हमने कहा कि ये तीनों क्यूबिकल कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको अगर प्रूफ करना चाहूँ कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए तो ध्यान देखा लिखा हमने। सो मॉड ऑफ ए इक्वल टू इधर का मॉड लेंगे तो क्या होता है बच्चों? मॉड लेने से क्या आता है बोलिए? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, दैट इज ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, ए कॉस बीटा का स्क्वायर, ए कॉस गामा का स्क्वायर। फाइनली ए बाहर, ध्यान ए सब में बेटा ए बाहर कर लीजिए, रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, दैट इज मॉड ऑफ ए आल्सो इक्वल टू ए। अच्छा सुनिए मेरे बच्चा लोग, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए क्योंकि इसी के ये कंपोनेंट्स थे। अगर इसी के ये कंपोनेंट्स हैं तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो इक्वल लाने के लिए एक शर्त है, अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी जाए तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो इन तीनों का सम 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आंसर आएगा हाँ सर होना ही चाहिए। नहीं 1 करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल होने के लिए इसे 1 करना पड़ेगा। तो यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक बात, एक स्टेटमेंट लिखना। अच्छा जानते हैं ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा का एक नाम होता है, वो नाम क्या है मैं वो अभी डिस्कस कर लेता हूं। सो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, लिखा हमने इफ, अगर ऐसा होता इफ ना a cos अल्फा कॉमा a cos बीटा एंड a cos गामा आर क्यूबिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, then cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा शुड बी 1, शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर है मेरा बात सबको? अच्छा सुनिए, इनको क्या बोलते हैं? cos अल्फा को दे आर कॉल्ड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड, यहां पे देखिए मैंने लिखा cos अल्फा कॉमा cos बीटा एंड cos गामा, इनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इससे बच्चा लोग? इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। These 3 आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। कभी कभी बच्चा होता सर व्हाई दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन? आप सुनिए मैं बताऊं। एक्स एक्सिस और ये रहा वेक्टर, अगर एक्स एक्सिस से ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्फा डायरेक्शन बता रहा है। अल्फा क्या बता रहा है बताओ? डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। अगर एक्स एक्सिस से ये एंगल अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा क्या है? अल्फा डायरेक्शन बता रहा है। अगर अल्फा डायरेक्शन बता रहा है बच्चा लोग, अल्फा अगर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, और उसका अगर हमने कॉस ले लिया, उसका क्या ले लिया? कॉस, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलेंगे उसे हम? डायरेक्शन कोसाइन। भाई अगर एंगल बताने वाला जो 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 डायरेक्शन बताने वाला एंगल है उसका कॉस ले लिया जाए, कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। इसीलिए हमने डायरेक्शन कोसाइन लिखा है। और हम आप सबको बता दूं कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है
इफ दे आर डायरेक्शन कोसाइन देन इसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। जानते हैं इसी के ऊपर एक बार जेई मेन में क्वेश्चन, जेई मेन पहले कभी एआई ट्रिपल ही हुआ करता था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। मैं उस क्वेश्चन को अभी यहां जरूर डिस्कस करूंगा, ध्यान रहे। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है ये यहां पे देखिए, इफ क्वेश्चन है इफ cos अल्फा कॉमा cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन then find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा था। मैं ये जेई का प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या आंसर आना चाहिए, अच्छा क्या आंसर आना चाहिए। सुनिए देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी कर देता हूं बच्चों। यहां पर इसका सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान है, इसका सॉल्यूशन है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, हाँ एकदम आंसर 2 आएगा इसका। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन है, सो ध्यान है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके स्क्वायर का सम 1 आएगा। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो स्क्वायर का सम 1 आएगा। और हम cos की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या मिलेगा बोलिए, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या मिलेगा बच्चा लोग यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट साइन वाले सारे साइन को उधर ले जाइए तो यहां जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा। सो 1 को इधर लाएंगे बेटा, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्लियर है सबको बच्चों, यहां तक आई थिंक जो क्लियर होगा। आंसर देखिए कितना आ गया है, 2 आ गया। क्लियर है सबको ना, आंसर आ गया है 2। तो यहां तक देखिए, यहां तक, हाँ जिन बच्चों को देखिए, बेसिकली अब मेरा वीडियो खत्म होने वाला है, तो लास्ट में जो हम लोग चैनल के लिए बोलते हैं कि बच्चों मेरा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब है ना।